रुकिए, एक सवाल। अगर आपसे कोई कहे तुम्हारी भाषा गलत है, तुम्हारी बोली बंद करो, तुम्हारी पहचान हमारी सड़कों पर होगी, तो आप क्या करेंगे? झुक जाएंगे या लड़ेंगे? ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने लड़ना चुना और उस लड़ाई की कीमत चुकाई लाखों जिंदगियों से। ये कहानी है एक ऐसे देश की जो 3 बार बदला। पहले भारत का हिस्सा था, फिर पाकिस्तान का, और फिर सिर्फ 13 दिन के युद्ध में दुनिया के नक्शे पर एक बिल्कुल नया देश उभरा, बांग्लादेश। लेकिन ये नाम इतना आसान नहीं था। इसके पीछे है एक भाषा की लड़ाई, एक भयानक रात और एक ऐसा आत्मसमर्पण जो इतिहास में दर्ज हो गया। चलिए शुरू करते हैं। आज से हजारों साल पहले, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से अंधेरे में थे, बंगाल की धरती पर सभ्यता फल फूल रही थी। नदियां यहां सिर्फ पानी नहीं लाती थीं, वो लाती थीं समृद्धि, व्यापार, जिंदगी। मौर्य साम्राज्य आया, गुप्त साम्राज्य आया। बंगाल हर बार भारत के सबसे अमीर और ताकतवर प्रांतों में गिना गया। लेकिन फिर 13वीं सदी में एक आंधी आई उत्तर पश्चिम से। 1204 एक तुर्क सेनापति, नाम था बख्तियार खिलजी, उसने बंगाल पर धावा बोल दिया और देखते ही देखते सदियों पुरानी सत्ता बदल गई। इसके बाद आई दिल्ली सल्तनत, फिर आए मुगल। मुगल काल में तो बंगाल को कहा जाता था जन्नत उल बिलाद, यानी दुनिया की जन्नत। इतनी दौलत, इतना व्यापार, इतनी उपजाऊ जमीन, और शायद यही दौलत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई, क्योंकि दुनिया के दूसरे कोने से एक और ताकत की नजर पड़ चुकी थी इस जन्नत पर। 1757 बंगाल के आसमान पर बादल थे, और उन बादलों के नीचे इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था, प्लासी का युद्ध। एक तरफ थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, नौजवान, बहादुर, लेकिन घिरे हुए अपने ही दरबारियों के धोखे से। दूसरी तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये एक साम्राज्य था, व्यापार के लबादे में छुपा हुआ। युद्ध हुआ और नवाब हार गए, लेकिन ये सिर्फ एक युद्ध की हार नहीं थी, ये हार थी आने वाले 200 सालों की गुलामी की शुरुआत। अंग्रेजों ने बंगाल से जमकर लूट मचाई, भारी टैक्स, संसाधनों की लूट और किसानों का शोषण। सन 1770 में बंगाल में ऐसा अकाल पड़ा कि 1/3 आबादी मर गई। सोचिए, हर 3 में से 1 इंसान भूख से मर रहा था और शासन करने वाले टैक्स वसूल रहे थे। लेकिन अभी कहानी यहां नहीं रुकती। 1905 में अंग्रेजों ने एक और चाल चली, बंगाल को काट दिया 2 टुकड़ों में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। प्रशासनिक सुविधा के लिए उन्होंने कहा, लेकिन असल मकसद था हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना। फूट डालो, राज करो। जनता ने विरोध किया, इतना विरोध कि 1911 में यह फैसला वापस लेना पड़ा। लेकिन एक बीज बो दिया गया था, विभाजन का बीज, और वो बीज 1947 में एक ऐसा पेड़ बनने वाला था जिसकी छाया में करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। 1947 दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। ब्रिटेन थका हुआ था और भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। 14-15 अगस्त की रात 2 देश पैदा हुए, भारत, पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का सबसे अजीब देश था। क्यों? क्योंकि उसके 2 टुकड़े थे और उनके बीच में था पूरा भारत। 1600 किलोमीटर की दूरी। पश्चिम में था पश्चिम पाकिस्तान, लाहौर, कराची, रावलपिंडी। पूर्व में था पूर्वी पाकिस्तान, वही जमीन जो आज बांग्लादेश है। भाषा अलग, संस्कृति अलग, खान पान अलग, पहनावा अलग। लेकिन दोनों को कहा गया, तुम एक हो, तुम्हारा धर्म एक है, यही तुम्हारी पहचान है। लेकिन क्या सिर्फ धर्म 2 इतने अलग समाजों को एक रख सकता है? इतिहास का जवाब था नहीं, और वो जवाब मिला एक शब्द से, एक भाषा से। पाकिस्तान बना, जश्न मना। लेकिन बहुत जल्द पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को एहसास हुआ कि कुछ गलत हो रहा है। सरकार ने घोषणा की, पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा सिर्फ उर्दू होगी।
पूर्वी पाकिस्तान में, जहां 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग बांग्ला बोलते थे, ये खबर एक तमाचे की तरह लगी। ये सिर्फ भाषा का सवाल नहीं था, ये सवाल था पहचान का, अस्तित्व का, सम्मान का। 21 फरवरी 1952, ढाका। छात्र सड़कों पर उतरे, नारे लगाए, मार्च किया। सरकार ने धारा 144 लगा दी, भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन छात्र नहीं रुके। फिर पुलिस ने गोलियां चलाई। रफीकुद्दीन, अबुल बरकत, जब्बार, शफीकुर रहमान, ये नाम हैं उन छात्रों के जो उस दिन शहीद हो गए, सिर्फ इसलिए कि वो अपनी भाषा में बोलना चाहते थे। उनकी मौत बेकार नहीं गई। ये आंदोलन, बांग्ला भाषा आंदोलन, बांग्लादेश की आज़ादी की पहली चिंगारी बन गया और आज इसी दिन को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोचिए, उन छात्रों को क्या पता था कि उनकी कुर्बानी एक दिन पूरी दुनिया याद रखेगी। लेकिन अभी असली तूफान आना बाकी था। साल 1970, पाकिस्तान में पहली बार सीधे आम चुनाव हुए। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने एक आवाज में वोट दिया। आवामी लीग। नेता शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें लोग प्यार से कहते थे बंग बंधु, यानी बंगाल का दोस्त। नतीजे आए। आवामी लीग ने नेशनल असेंबली की 167 में से 160 सीटें जीत लीं। ये ऐतिहासिक जीत थी। लोकतंत्र के नियम साफ थे, जो जीते वो सरकार बनाए। मुजीब को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन पश्चिम पाकिस्तान में बैठे नेताओं को ये मंजूर नहीं था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा, अगर मुजीब प्रधानमंत्री बने तो हम असेंबली में नहीं जाएंगे, और जनरल याह्या खान ने असेंबली की बैठक ही स्थगित कर दी। पूर्वी पाकिस्तान में आग भड़क उठी, लोग सड़कों पर आ गए। 7 मार्च 1971 को ढाका की रेस कोर्स मैदान में 10 लाख से ज़्यादा लोगों के सामने मुजीबुर रहमान ने एक भाषण दिया। जो शब्द उन्होंने कहे वो इतिहास बन गए। इस बार संग्राम आज़ादी का संग्राम है। इस बार संग्राम मुक्ति का संग्राम है। पूरा मैदान एक आवाज़ में गूंज उठा। लेकिन इस्लामाबाद में एक और फैसला हो रहा था, एक ऐसा फैसला जो रात के अंधेरे में लिया जाएगा और जिसकी कीमत लाखों बेगुनाह जिंदगियां चुकाएंगी। 25 मार्च 1971, रात के 11 बजे ढाका की सड़कें सुनसान थीं। लोगों को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। पाकिस्तानी सेना के टैंक शहर में घुस आए। ये था ऑपरेशन सर्च लाइट। पाकिस्तानी सैन्य जनरलों का मानना था कि एक रात में पूर्वी पाकिस्तान के विरोध को कुचल दिया जाएगा। लेकिन जो हुआ वो किसी भी इंसान को हिला देने वाला था। ढाका यूनिवर्सिटी पर हमला हुआ। छात्र, प्रोफेसर, बुद्धिजीवी, कोई नहीं बचा। हिंदू मोहल्लों पर निशाना साधा गया। पत्रकारों को मारा गया, नेताओं को उठाया गया और शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार करके पश्चिम पाकिस्तान ले जाया गया। लेकिन गिरफ्तारी से पहले उन्होंने एक संदेश प्रसारित कर दिया था, बांग्लादेश आज़ाद है। उस एक रात में हजारों लोग मारे गए और अगले कुछ महीनों में लाखों लोग। पूर्वी पाकिस्तान से 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत की सीमा पार कर गए। सोचिए, 1 करोड़ लोग अपना घर छोड़कर, अपनी जमीन छोड़कर सिर्फ जान बचाने के लिए। लेकिन जो भाग नहीं सके वो लड़े। पाकिस्तानी सेना दुनिया की प्रशिक्षित सेनाओं में से एक, और उनके खिलाफ खड़े थे किसान, छात्र, मछुआरे, मजदूर। इन्होंने बनाई मुक्ति वाहिनी, मुक्ति की सेना। जंगलों में छुपकर, नदियों के किनारे, गांव-गांव में वो गुरिल्ला तरीके से लड़े। पाकिस्तानी सेना जहां जाती, मुक्ति वाहिनी वहां से हमला करती। और उधर भारत में इंदिरा गांधी की सरकार एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी कर रही थी। 1 करोड़ शरणार्थी भारत के लिए भी एक बड़ा बोझ था। इंदिरा गांधी ने पहले दुनिया को समझाने की कोशिश की, अमेरिका गई, सोवियत संघ से समर्थन लिया और फिर
दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने खुद भारत पर हवाई हमला कर दिया। यही वो पल था जिसका इंतजार था। युद्ध शुरू हो गया। 3 दिसंबर 1971 भारत और पाकिस्तान आधिकारिक रूप से युद्ध में थे। पूर्व में भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी एक साथ आगे बढ़ रही थी। पश्चिम में भारतीय सेना पाकिस्तान की सीमाओं पर दबाव बना रही थी। अमेरिका ने पाकिस्तान के समर्थन में अपना यूएसएस एंटरप्राइज बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, लेकिन सोवियत संघ ने अपनी परमाणु पनडुब्बियां भेज दी उसे रोकने के लिए। दुनिया एक बड़े टकराव की कगार पर थी, लेकिन युद्ध के मैदान में फैसला तेजी से हो रहा था। भारतीय सेना ने रिकॉर्ड तेजी से ढाका की तरफ कूच किया। पाकिस्तानी सेना हर मोर्चे पर पीछे हट रही थी। 16 दिसंबर 1971 ढाका रेस कोर्स मैदान, वही मैदान जहां 9 महीने पहले मुजीब ने आज़ादी का ऐलान किया था। उसी मैदान में पाकिस्तानी सेना के कमांडर जनरल नियाजी ने भारतीय जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर दस्तखत किए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। ये था इतिहास का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। और उसी पल दुनिया के नक्शे पर एक नया देश जन्म ले चुका था, बांग्लादेश। आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी की कीमत बहुत भारी थी। लाखों जाने, करोड़ों उजड़े घर, एक पूरी पीढ़ी का दर्द। आज़ादी के बाद बांग्लादेश ने कई तूफान झेले हैं। राजनीतिक उथल-पुथल, सैन्य तख्तापलट, प्राकृतिक आपदाएं, लेकिन वो देश जो इतनी मुश्किलों के बाद पैदा हुआ, रुका नहीं। आज बांग्लादेश दुनिया के सबसे बड़े गारमेंट निर्यातकों में से एक है। उसकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। उसके लोग आज भी वही जज्बा रखते हैं जो 1952 में उन छात्रों में था, जो 1971 में मुक्ति वाहिनी में था। एक भाषा के लिए लड़े, एक पहचान के लिए लड़े, एक आज़ादी के लिए लड़े और जीते। यही है बांग्लादेश। एक देश नहीं, एक इरादा, जो खून से लिखा गया, जो आंसुओं से सींचा गया और जो आज भी खड़ा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसी ही रियल, अनटोल्ड और जरूरी कहानियां लाते रहते हैं। वो कहानियां जो इतिहास की किताबों में दब जाती हैं, लेकिन जिन्हें भूलना नहीं चाहिए। सब्सक्राइब बटन अभी नीचे है, एक क्लिक और आप इस सफर का हिस्सा बन जाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में।